ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 जुलाई से 18 प्लस वालों को मुफ्त में बूस्टर डोज देने का ऐलान किया है। 75 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लग जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। इस समय देश में 199 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। प्रदेश भर में कोरोना के नए मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर वैसी गंभीरता नहीं दिखा रहा जैसे पहले दिखाई जाती थी। एक ओर जहां कोविड सैंपल कलेक्शन सेंटर्स की संख्या को सीमित कर दिया गया है, तो जांच रिपोर्ट भी देरी से आ रही है। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का कहना है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। होगा कि ये किसी बस अड्डे की के भी पॉजिटिव पेशेंट भर्ती हैं। लगभग 17 के आसपास पेशेंट हमारे यहाँ पर अस्पतालों में भर्ती हैं, जो कि सभी विभिन्न जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, सभी प्रकार मिला के। तो स्थिति में काफ़ी अच्छा संकेत है कि हमने काफ़ी कंट्रोल किया है। साथ में जहाँ तक हम सैंपलिंग का काम कर रहे थे, तो वो सैंपलिंग संख्या में निश्चित रूप से सैंपलिंग की जो कार्रवाई करते तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर और या भीड़ भाड़ इलाकों से हमने सैंपलिंग हटा दी है। अब हमारे जो सेंटर हैं, जो हमारी PSC हैं, डिस्पेंसरी हैं, या RUHS है, SMS है, और साथ में एयरपोर्ट है, यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है, जिनकी हम रिपोर्टिंग अगले 24 घंटों में हमें प्राप्त हो रही है। उसके आधार पर हम जो भी एक्टिविटी करनी होती है उस एक्टिविटी पूरा करके कार्य कर रहे हैं। खबर जोधपुर से है, जहां अभी तक जवान का शव नहीं उठा है। CRPF प्रशिक्षण केंद्र में स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने वाले CRPF जवान नरेश जाट का शव आज तीसरे दिन भी उनका शव नहीं उठाया गया। आज फिर हनुमान बेनीवाल महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में स्थित धरने पर पहुंचे और मृतक नरेश जाट के पिता से मुलाकात की। तो जोधपुर से खबर है, जहां पे जवान का शव नहीं उठा है। CRPF राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय अंबा माता के मासूम बच्चे सरकार से अपनी स्कूल की जमीन बचाने की गुहार लगा रहे हैं। साल 2001 में स्कूल के लिए आवंटित करीब 2.5 बीघा जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। कलेक्टर ने करीब 2.5 बीघा जमीन 99 साल की लीज पर स्कूल को आवंटित की थी, लेकिन 2.5 बीघा जमीन के कुछ ही हिस्से पर स्कूल का भवन बना। बाकी जमीन पर लोगों ने बाड़े और मकान बनाकर कब्जा कर लिया। लोगों ने इस बात की जानकारी कई बार प्रशासन तक पहुंचाई, लेकिन प्रशासन कब्जा हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अंबा माता क्षेत्र में स्कूल की जमीन पर जो भी अतिक्रमण कर रखा है उन्हें आप तुरंत हटवावें। सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। फिर एक स्कूल की पूरी ज़मीन बचा गए और प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 2001 में अलॉटमेंट हुई है, तो उसके बाद में जितने भी जो प्रिंसिपल आए होंगे तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट की होगी, शिक्षा विभाग में इसका रिकॉर्ड होगा। ये बड़े दुख की बात है कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने वहाँ से जो रिपोर्ट है वो दबा के बैठ गए। उनको उच्च अधिकारियों को अवगत करवाना था और इस ज़मीन को मुक्त करवाना था। केलवा में अंबा माता विद्यालय पे किसी प्रकार के अतिक्रमण की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है।
आज ये आपके माध्यम से जानकारी हमें मिली है। हम उस विद्यालय और संबंधित पीईओ से ये पता करवाएंगे कि भाई वहाँ वस्तुस्थिति क्या है। पटवारी से उस ज़मीन और विद्यालय को अलॉट की सारी चीज़ को देख करके अगर मौका पर्चा या सीमा ज्ञान में कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको हटाने के लिए संबंधित विद्यालय, पीईओ और हमारे कार्यालय द्वारा जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो हम करके उस अतिक्रमण को, अगर है अतिक्रमण तो निश्चित रूप से हटाएंगे। खबर जोधपुर से, जहां अभी तक जवान का शव नहीं उठा है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने वाले सीआरपीएफ जवान नरेश जाट का शव आज तीसरे दिन भी नहीं उठा। आज फिर हनुमान बेनीवाल महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में स्थित धरने पर पहुंचे और मृतक नरेश जाट के पिता से मुलाकात की। हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधा और कहा कि जिन किसानों के वोट से वे जीते हैं, उस किसान के बेटे का शव आज 3 दिन से मोर्चरी में है, कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं सीआरपीएफ के अधिकारी और पुलिस विभाग लगातार संवाद के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी और सीआरपीएफ के भी सभी अधिकारी वार्तालाप के लिए बिल्कुल तैयार हैं और लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है वो है मृतक नरेश का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जा सके। उसी के लिए हम प्रत्येक जो भी हमारी तरफ से प्रयास हो सकते हैं, हम वो उनके परिवारजनों से बार बार संपर्क बनाकर हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के आसींद में मंगलवार को युवती से दुष्कर्म के मामले में आज आसींद क्षेत्र दूसरे दिन भी पूरी तरह से बंद रहा। वहीं विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने आसींद थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी मांग की। वहीं घटनास्थल, जो कि एक होटल है, उस पर भी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय आरोपी अजीज हकीम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी, आगामी 15 दिवस में यदि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हिंदू समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल जो घटना हुई थी उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करके 376D में मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन सीओ साहब आसीन कर रहे हैं। प्राइम जो एक्यूज था उसको कल रात को अरेस्ट कर लिया गया और बाकी 2 और एक्यूज है जिनके नाम एफआईआर में लिखे हैं, उनको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसमें किसी तरह की पुलिस विभाग से संबंधित देरी नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन से ये आग्रह किया है कि जितने भी दोषी व्यक्ति हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें और उनसे भी ज़्यादा गुनहगार वो होटल मालिक है जिनको ये पता है कि ये लड़की किस समाज की है, लड़के किस समाज के हैं, इनकी क्या उम्र है, लड़कों की क्या उम्र है, लड़की की क्या उम्र है, ये सब जानते हुए भी एक ऐसा कार्य चला रखा है इन्होंने जो इस पूरे क्षेत्र के अंदर भी कहने को और सुनने को हम सब लोगों को मिला है। खबर धौलपुर से है। धौलपुर जिले के बाल संप्रेषण गृह से एक बार फिर 4 बाल अपचारी भागने का मामला सामने आया। बीती रात करीब 3 बजे बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से 4 बाल अपचारी संप्रेषण गृह की खिड़की काटकर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने चारों बाल अपचारियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना रात करीब 2 से 3 बजे के बीच की थी, जब 4 बाल अपचारी लोहे की खिड़की को काटकर भाग निकले। अब पुलिस की टीमें चारों बाल अपचारी को ढूंढने में जुटी हैं। धौलपुर से 4 बाल अपचारी यहां से भाग गए हैं और ये पूरा मामला है जो बाल संप्रेषण गृह धौलपुर का है, जहां पर करीब रात 3 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर जो बाल अपचारी जो बंद थे वो जो जाली थी उसको काट करके यहां से वो भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि वो विभिन्न थानों में जो आर्म्स और पॉस्को में वो यहाँ पर प्रवेशित हुए थे और प्रवेशित होने के बाद में ये रात करीब 2 से 3 बजे के बाद में ये चारों बाल अपचारी यहाँ से जो जाली है उसको तोड़ करके फरार हो जाते हैं।
यहाँ पर हमने जो अधीक्षक हैं उनसे जानने की कोशिश की कि उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि हमें ऊपर से मना किया गया है, ना ही हम बाइट दे पाएंगे और ना ही हम CCTV फुटेज दे पाएंगे। हमने जब यहाँ जानने की कोशिश की कि यहाँ गार्ड मौजूद था या नहीं था, तो उनका यही कहना था कि गार्ड यहाँ मौजूद था, वो आराम से सो रहा था और हम भी अपने घर पर आराम से सो रहे थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये यहाँ पर कितनी आराम से ये जवाब देते नजर आए हैं कि हम भी आराम से सो रहे थे। आपको यहाँ पर जो भी जो करना है वो बाहर से आप विजुअल बना सकते हैं। हमें ऊपर से मना किया गया है कि अंदर नहीं आने दिया जाएगा और ना ही CCTV फुटेज देखने दिया जाएगा। हरवीश शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। टोंक जिले के अलीगढ़ में शमशान भूमि पर अतिक्रमण का विरोध करने पर एक व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। अतिक्रमण हटाने और हमले को लेकर नाराज लोगों ने अलीगढ़ कस्बा बंद कराया और टोंक जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने जल्द से जल्द शमशान से अतिक्रमण हटाने की मांग की। बता दें कि पिछले 6 महीने से शमशान भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है। इस बीच व्यापारी पर हमला करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतिक्रमण हटाने के लिए अलीगढ़ के कस्बे के जिन लोगों ने ज्ञापन दिया था, उन लोगों में से एक हमारे व्यापारी बड़े भाई साहब जो विनोद जी जैन हैं, उनके ऊपर पीड़ित ने कल उनकी दुकान पे आकर सरिये से अटैक किया, जो उनके CCTV में रिकॉर्ड हो गया है और वो वायरल हुआ। उसके बाद हमने प्रशासन को अवगत कराया और आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। शमशान भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जो विवाद था, उसके लिए लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और ये मसला जो पुलिस और प्रशासन के समन्वय के माध्यम से आराम से सुलझा लिया जाएगा। इसको लेकर कल जो हमले वाली बात हुई थी, इसमें एक दुकानदार के ऊपर हमला किया था और उसको हाथों हाथ ही पुलिस ने दस्तयाब करके और अरेस्ट कर लिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बूंदी के एक बदहाल अस्पताल की तस्वीर। पहले तस्वीरों को देखिए। यहां पानी, वहां पानी, जहां देखो बस पानी ही पानी। यह तस्वीर है बूंदी जिले के देई कस्बे के CHC की, जो अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। बारिश का पानी अस्पताल में घुस गया, जिसके चलते अस्पताल में रखी दवाइयां भीग गई। अस्पताल पानी पानी है और यहां आने वाले मरीजों को परेशानी ही परेशानी। बारिश का पानी तो अस्पताल में घुस ही रहा है, छत भी टपक रही है। हाल यह है कि यह अस्पताल खुद बीमार है। 1 घंटे की बारिश हुई। उस बारिश में उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में पानी पानी हो गया था, जिसकी वजह से कल इन सभी सेवाओं के अंदर तकलीफ आई, परेशानी उठानी पड़ी। पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी हुई और ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। हालांकि मैंने जब से मैं इंचार्ज बना हूं तो मैंने पिछली बार भी बारिश में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जिले में हाफ पिच क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। चौगान स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में नाहरगढ़ पुलिस थाने की टीम ने आमेर थाने की टीम को हराकर ट्रॉफी जीत ली। जयपुर में युवाओं के बीच सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने और युवाओं को पुलिस से जोड़ने के इरादे से 21 जून को यह टूर्नामेंट शुरू हुआ था। एडिशनल DCP सुमन चौधरी की पहल पर 14 पुलिस थाने में प्रत्येक थाने में 24-24 टीमें बनाई गई थीं। फाइनल मैच में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा मौजूद रही। टोंक बाल सुधार गृह से 5 बाल अपचारी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि डाइट रोड स्थित बाल सुधार गृह से ये बाल अपचारी फरार हुए हैं। बाल अपचारियों के भागने की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।